नमस्ते, आप सभी बच्चों का स्वागत है बीएससी जूलॉजी के हिंदी माध्यम बैच में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो आपको एक नारंगी कलर का पहाड़ जैसी रचना दिखाई दे रही है, एक्चुअली यह पहाड़ नहीं है, एक जंतु है। यह जंतु जो है वह समुद्र के तल में रहने वाले जंतु है। जैसे हम जंतु है, आप जंतु है, वैसे भी यह एक जंतु है और इसका नाम है पोड़ीफेरा। और आपको बीएससी जूलॉजी के 2023 से 27 सेशन जो नई सिलेबस सीबीएसई सिस्टम लागू हुई है उसमें यूनिट 2 में पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक जूलॉजी को नहीं पढ़ा है, चलिए आपको मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। आप आज से समझोगे जूलॉजी को, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। एकदम बेस से आपको मैं बतला रहा हूँ। आप 6 से लेकर 12 तक कुछ नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, केवल जानिए जैसे हम जीव है वैसे ये भी जीव है। हम खाते हैं तो ये भी खाता है, हम पीते हैं तो ये भी पीता है, हम श्वसन करते हैं ये भी श्वसन करता है, हम जनन करते हैं ये भी जनन करता है। तो बस अपने बॉडी के जैसा इसको मानिए और तब इसको पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। मज़ा को बरकरार रखिए आप और समझिए इस जंतु क्या है। तो अगुह्य प्राणी के सीरीज में यह जंतु आएंगे जिनका प्यारा सा नाम है पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा नाम क्यों पड़ा? तो आप देखिए कि ग्रीक वर्ड है पोरस। पोरस का मतलब होता है पोर यानी छिद्र, और फेयर का मतलब होता है बीरर, मतलब उससे युक्त होना। यानी ऐसे जीव जिसमें छिद्र होते हैं उसी को नाम दे दिया गया पोड़ीफेरा। तो आप बड़ी गौर से देख रहे होइएगा तो यहाँ पे छिद्र, यहाँ पे छिद्र, यहाँ पे छिद्र और यहाँ पे छिद्र, यहाँ पे छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। इसलिए इस जीव का नाम पड़ गया पोड़ीफेरा। समझ गए? अब इनके बारे में पढ़ना है। इनके कुछ और फिगर्स को आपको हम दिखलाते हैं, इनके और फोटो को आपको हम दिखलाते हैं। ये भी सब जो दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, ये सब का सब जो है यह पोड़ीफेरा ही है। अब समझेंगे कि है क्या पोड़ीफेरा। पोड़बियरर मतलब देखिए इसमें छिद्र है, इसके छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टिया। जो छोटे छोटे छिद्र है इसको हम ऑस्टिया बोलेंगे। और यह भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति है। इनका शरीर का बनावट जो है वह असममिति होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इनके शरीर के बनावट जो है वह असममिति होते हैं, यानी इनके शरीर का कोई निश्चित आकार ही नहीं है। असममिति में देखोगे कि इनके शरीर को किसी भी एंगल से हम काटे, किसी भी एंगल से अगर काटो तो बराबर 2 भागों में नहीं बंट पाएंगे। इसलिए इनके शरीर को हम बोलते हैं असममिति, एसिमेट्रिकल। और इनके गुण को हम देखेंगे अभी, 2-4 गुण को यहाँ वीडियो से देखिए, फिर ले चलते हैं आपको हम थ्योरी में। इनके शरीर के बनावट को देखिए। ये तो बड़ा सा एक तस्वीर में से काट कर निकाले हैं। इनके अंदर के फ्रेम को देखिएगा तो पाइएगा आप कि इनके शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे जो छिद्र थे, इस छिद्र को हम बोले थे ऑस्टिया। इन छिद्रों के द्वारा देखिएगा जल जो है इन छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है। और बीच में इतना बड़का टंकी है, खाली टंकी है, देखिएगा इस खाली टंकी में जल जमा रहता है और जिस एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। तो एक इनके शरीर का बनावट देखें कि शरीर के ऊपर छिद्र होता है। 2 प्रकार के छिद्र हुआ। एक छिद्र बहुत सारे संख्या में छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी संख्या में आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। इस छोटे छोटे छिद्र को हम बोले ऑस्टिया। और एक बड़ा छिद्र होता है, इसको हम बोलेंगे ऑस्कुलम। 2 चीज समझ गए होइएगा। अब है इसके बीच में खाली स्थान है, टंकी जैसा स्थान है, इसको हम बोलते हैं या स्पंजोसील। यहाँ पे आगे हम देखते चलेंगे इसको और आगे देखेंगे। इसका शरीर का ये वाल है, देखिएगा ये भित्ति है, इसको वाल बोलेंगे। इस वाल को जब बड़ा जूम करेंगे तो इसमें आपको 2-3 प्रकार का कोशिका नजर आ रहा होगा। यानी ये इतना बड़ा बाल किससे बना है? देखिए तीर निकाले है। बना किससे है? तो सबसे पहले बाहर का वाल जो बना है, बाहर का दीवार जो है, 2 दीवार में देखे होंगे शरीर बना हुआ है। एक बाहरी दीवार
और एक भीतरी दीवार, आंतरिक दीवार। बाहरी दीवार को पिनेकोडर्म कहा जाता है, जो बने होते हैं पिनेकोसाइट्स के, और अंदर वाले दीवार को कोएनोडर्म कहा जाता है, जो बने होते हैं कोलेनोसाइट्स के। और इसके बीच में देखेंगे, इसके बीच में बहुत सारे जेल जैसी रचना है, देखेंगे जेल जैसी रचना है। इस जेल जैसी रचना को हम बोलते हैं मीजेनकाइम, और इसी मीजेनकाइम में भिन्न भिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। देखिए अमीबा जैसा कोशिका पाया जाता है, तो कोई ऊसाइट्स के रूप में रहेंगे, कोई अमीबोसाइट्स रहेंगे, कोई स्क्लेरोसाइट्स रहेंगे। तो इसके शरीर के बनावट को अभी आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसकी थ्योरी में चलते हैं। इसका नोट्स जो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, उस नोट्स को लीजिएगा, और जितना प्रश्न पूछे जाएंगे पोरीफेरा से वह सब 100% हमारे नोट से ही होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न बाहर से नहीं होंगे। तो आप इस नोट्स को लेकर पढ़िएगा, अब हाईलाइट कीजिएगा, समझ गए होइएगा। तो ये पोरीफेरा नाम कहाँ से बना उसकी तस्वीर आपको हम नोट्स में दे चुके हैं, यहाँ भी आप समझिएगा, जो हमने अभी एनिमेशन के माध्यम से बताया। तो इनके शरीर पे छिद्र होते हैं, इसलिए इनका नाम पोरीफेरा दिया गया, और समानतः इसको बोलचाल की भाषा में स्पंज कहते हैं। रॉबर्ट ग्रांट वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1925 ईस्वी में पहली बार बताया कि स्पंज यानी पोरीफेरा जो है वह एक जंतु है, और इसके जैसे लगभग 10,000 जातियां पाई जाती है। इतना डाटा हम इसके इंट्रोडक्शन से उठाए हैं। अब सेकेंड बिंदु आपसे प्रश्न पूछेगा जब पोरीफेरा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये चीज आप लिख दीजिएगा पोरीफेरा के बारे में इसका इंट्रोडक्शन में, और एक एक विशेषताओं को यहाँ से लिखते चलिए। देखिए हम एक एक विशेषताओं को समझाते चलेंगे, आप समझकर 2, 4, 10 बार पढ़िए, आपके दिमाग में एक एक पॉइंट बनाइए, और उस पॉइंट को जाकर परीक्षा हॉल में लिख दीजिएगा, फाड़ के चल रही है कॉपी। यही हमारा आशा है कि मेरे बच्चे पढ़े तो गेस के लेकर नहीं, गेस से जाकर लिखने की आशा में नहीं रहे, खुद से लिख कर आए, और वो भी आप अपनी भाषा देवनागरी में लिखो, क्योंकि अब देवनागरी भाषा से मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। हर एक यूनिवर्सिटी में हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उत्तर दे सकते हो लिपि देवनागरी में। विशेषताएं, पहली विशेषताएं क्या पढ़ेंगे कि सभी सदस्य जलीय होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं सबके सब जल में पाए जाएंगे, जिसमें से कुछ अवलंबनीय जल में पाए जाएंगे, और अधिकांशतः जीव जो है वह समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये सभी स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक ही स्थान पे रहेंगे, यहाँ से वहाँ आना जाना इनका नहीं होगा। और स्पंज असममिति होते हैं, अभी हमने बताया इनके शरीर के आकार को किसी भी प्रकार से बांटिए तो 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है, इसलिए इनके शरीर को असममितीय आकार कहते हैं। 3 गुण आपका हो गया। चौथा गुण, इनके शरीर का आकार प्यालानुमा हो सकता है, नालवत भी होगा, फूलदान नुमा भी होगा, और वृत्ताकार भी होगा। 4 प्रकार के होंगे। अगला पॉइंट आप देखोगे, हम सब इसका एनिमेशन पे समझा चुके हैं, केवल इस पॉइंट को चलिए समझते चलिए आप। अगला पॉइंट है इनका कि इनके शरीर पर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। वे छिद्र जिससे जल प्रवेश करता है छोटे तथा असंख्य यानी बहुत सारी संख्या में होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और जिनसे जल शरीर से बाहर निकलता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो 2 प्रकार के छिद्र आपको हमने दिखाया था, एक ऑस्ट्रिया, एक ऑस्कुलम। देखिए यहाँ पे मैंने भी दिखाया था, वहाँ पे एक एक चीज को मैं बतलाते भी चलूंगा आपको और फोटो के माध्यम से समझाते भी चलूंगा। देखिए इसके शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र है, इस छिद्र को हम बोले थे ऑस्टिया, इससे जल अंदर प्रवेश करता है, और एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्लियर यहाँ पे? अब नोट्स पे चलेंगे हम लोग। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, यानी इनका शरीर केवल और केवल बना होगा कोशिका का बना होगा, इसमें उत्तकों का अभाव होता है। जब 2 कोशिका आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होंगे तब वो उत्तक का निर्माण करेंगे, लेकिन इनमें सभी कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, कोई एक दूसरे से अंतः संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इनका शरीर केवल और केवल कोशिकीय स्तर का बना होता है।
अब इनकी अगला पॉइंट में इनकी देह भित्ति द्विस्तरीय होता है। बाहर का स्तर पिनकोडर्म या त्वचीय स्तर होता है जो चपटी पिनकोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। देखिए इनके शरीर को बनावट को देखिएगा, इस शरीर का वाल हुआ इतना जो है, अंग्रेजी में वाल और हिंदी में बोलेंगे इसको भित्ति। समझते चलिएगा, इस भित्ति को जब बड़ा करके जूम करके हम देखें तो इसके बाहर का परत और इसके अंदर का परत, तो इसके बाहर के परत को, इस परत को, बाहरी परत को हम बोलेंगे, इसमें आइए तो इसके ये बाहरी परत हो जाएंगे, भीतरी परत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो ये बाहरी परत, ये भीतरी परत। तो बाहरी परत को हम बोले पिनकोडर्म और भीतरी परत को बोले कोएनोडर्म। क्लियर? इस बाहरी परत को बोलेंगे पिनकोडर्म और आंतरिक परत को बोलेंगे कोएनोडर्म। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि भीतर स्तर को कोएनोडर्म या जठरीय स्तर कहते हैं। यह विशेष प्रकार के कीप कोशिकाओं या कोएनोसाइट से बने होते हैं। देखेंगे जो बाहर वाला त्वचा है पिनकोडर्म है वह चपटी पिनेकोसाइट्स का बना होता है। जो भीतर वाला कोशिका कोएनोडर्म है वह विशेष प्रकार के कीप कोशिकाओं से बने होते हैं। कीप कोशिकाएं को कोएनोसाइट्स कहते हैं। आप इस तस्वीर को फिर से देखिए, इसको हम बाहर निकाले हैं। इसका सेल जो है चपटा है, देखिए इसका सेल जो है चपटा है, पिनेकोसाइट का बना हुआ है। और भीतर वाली कोशिका जो है, भीतर वाली कोशिका जो है यह बना हुआ है कोएनोसाइट्स के, जिसको हम कीप कोशिका भी बोलते हैं। तो क्लियर? तो बाहर वाला परत किसका बना हुआ है? पिनेकोसाइट्स का। अंदर वाला किसका बना हुआ है? कोएनोसाइट्स का। ये इतनी विशेषताओं को समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। शरीर में नाल तंत्र पाया जाता है, कनाल सिस्टम पाया जाता है। अब समझिएगा कनाल सिस्टम हम बोलेंगे किसको? ये जो आप देख रहे हैं फोटो, एक भाग से आप देखिएगा जल अंदर प्रवेश कर रहा है, एक भाग से जल अंदर प्रवेश कर रहा है और एक भाग से जल बाहर को निकल रहा है। इसी जल के प्रवेश और बाहर निकलने के जो तंत्र है इसी को हम बोलते हैं कनाल सिस्टम। इसी को बोलेंगे हम कनाल सिस्टम। क्लियर? अब अगली पॉइंट हम देखते हैं। इसमें दोनों स्तरों के बीच जेली के समान मध्य स्तर या मीजेनकाइम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स होती है, जैसे आर्कियोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स और क्रोमोसाइट्स। अब फोटो को भी देखिए फिर से। इसके बीच वाली कोशिका देखिए, बीच वाला कोशिका जो है, यह जो है बीच में, दोनों परत के बीच में भिन्न भी एक जेली जैसी रचना है, एक जेली जैसी रचना है, जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। मीजेनकाइम। और इस मीजेनकाइम में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका हैं, जैसे देखेंगे कोलेनोसाइट्स, oocytes, अमीबोसाइट्स और स्क्लेरोसाइट्स। अब इन सभी का काम फिर अलग अलग है, हम आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एक एक स्ट्रक्चर को अलग अलग समझा। इसके जो पोरीफेरा का वाल है, उस वाल के ट्रांसवर्स सेक्शन को यानी अनुप्रस्थ काट को बाहर निकाले, मालूम चला कि इसके दो परत है, एक बाहर वाला और एक भीतर वाला। बाहर वाला को पिनकोडर्म, भीतर वाला को कोएनोडर्म बोलते हैं। पिनकोडर्म चपटी कोशिका जैसी रचना होती है जिसको बोलते हैं पिनेकोसाइट, और आंतरिक वाल जो है वह कोएनोसाइट्स कोशिकाओं की बनी होती है। ये दोनों परत के बीच में जेली जैसी रचना है, जिनमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। वे अमीबोसाइट्स है कोलेनोसाइट्स, oocytes, उसके बाद देखेंगे अमीबोसाइट्स और स्क्लेरोसाइट्स। इतनी चीजों को समझ गए। अब चलिए आगे के पॉइंट पर हम देखेंगे। स्पंजों के शरीर में एक बड़ी गुहा, गुहा का मतलब समझते हैं खाली स्थान। इनके शरीर के बीच में एक बहुत बड़ी गुहा यानी खाली स्थान होती है, जिसे स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा
स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। देखिए इसके शरीर के बीच में ये इतना परत जो है, यहाँ से यहाँ तक की परत बना, यहाँ से यहाँ तक परत बनी, तो इसके बीच में इतना बड़ा खाली स्थान बन गया, इतना बड़ा खाली स्थान बन गया। इसी खाली स्थान को कहते हैं बड़ी गुहा, और इसी का नाम है स्पंजोसील। याद रहेंगे आपको कि बीच के खाली स्थान को बोलेंगे स्पंजोसील। अब इसके कंकाल के बारे में देखें। इसका कंकाल का निर्माण स्क्लेरोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल अधिकांश में कंटिकाओं या स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। कुछ स्पंज में कंकाल अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए इसका कंकाल किसका बना होता है, कौन से कोशिका का, तो स्क्लेरोसाइट्स का। स्क्लेरोसाइट्स को देखिए कहाँ पे स्क्लेरोसाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए स्क्लेरोसाइट्स एक कील जैसी कोशिकाएं हैं, है ना, एक गोला और कील जैसी कोशिकाएं हैं। तो इसका जो कंकाल तंत्र बना होता है वो बना होता है स्क्लेरोसाइट्स का। इतनी चीजों को समझ गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इसके 12वां नंबर पॉइंट है पाचन अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर होता है। यानी जो पाचन की क्रिया है वह प्रत्येक कोशिका के अंदर होंगे, और श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन एवं तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होते हैं। यानी स्पेशल प्रकार की न तो इनके पास श्वसन तंत्र है, न तो उत्सर्जन तंत्र है, न तो परिवहन तंत्र है, न ही तंत्रिका तंत्र है। और इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन या जेम्यूलस के द्वारा होता है। देखिए इस स्पंज को जो हम देख रहे हैं, तो इसके पास में विशेष प्रकार का कोई पाचन तंत्र नहीं होता है। इन सभी को पाचन करने के लिए प्रत्येक के भोजन के शरीर के अंदर भोजन पहुंचते हैं, और प्रत्येक कोशिका के अंदर ही पाचन की क्रिया होती है। इसी को हम बोलते हैं अंतःकोशीय पाचन। प्रत्येक कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होंगे इसमें। और इसमें जनन की विधि आगे हम पढ़े थे, न तो इसके पास विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र है, न ही श्वसन तंत्र है, न ही तंत्रिका तंत्र है। और अलैंगिक जनन की विधि इनमें 3 प्रकार से होती है। एक है मुकुलन। देखिए यहाँ से एक बड निकला, वृद्धि किया, जमीन पे आया, यह एक अलग बन गया, इसको हम बोलेंगे मुकुलन। और यहाँ से इसके शरीर का कोई भी भाग कट कर अगर बाहर गिर जाएगा तो कटा हुआ टुकड़ा एक नया स्पंज का निर्माण कर लेगा, जिसको हम बोलेंगे विखंडन। तो अलैंगिक जनन की 2 विधि समझे, एक मुकुलन और एक विखंडन। अब इस बेचारे को समुद्र में रहना अगर दूभर हो जाएगी, खाने पीने की चीज कम जाएगा, नहीं रह पाता है, तब क्या करता है, न तो इसका शरीर का टुकड़ा हो पाएगा, न ही मुकुलन हो पाएगा, न ही लैंगिक जनन कर पाएगा, बल्कि क्या करेगा, इसके सारे स्पंजिन तंतु जो है आपस में मिलकर स्पंज जो बनेगा वह कहलाएगा जेम्यूलस। वह कहलाएगा जेम्यूलस, नाम समझिएगा, वह कहलाएगा जेम्यूलस। और जैसे ही फिर इसके लायक वातावरण हुआ या पानी में बहकर, पानी के दबाव में बहकर जेम्यूलस यहाँ से दूसरे जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे इसको खाने पीने की चीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे फिर से नए स्पंज का निर्माण हो जाएंगे। तो 3 प्रकार का अलैंगिक जनन होंगे, एक होंगे मुकुलन, दूसरा होगा विखंडन और तीसरा होगा जेम्यूलस के द्वारा। जब इसके लिए एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ नहीं रहेगा, जीना इसका दूभर हो जाएगा, तो सब इसका स्पंजिन तंतु आपस में मिलकर अंदर से जेम्यूलस बना लेगा। और जेम्यूलस जो है सब वर्षों तक, 100 क्या हजारों वर्षों तक जेम्यूलस वैसे ही पड़े रहेंगे, मरेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। जब फिर खाने पीने की चीज़ आ जाएगी, वातावरण इसके जीने लायक हो जाएगा, तो जेम्यूलस टूटकर, जेम्यूलस जो है फिर से टूटकर और नया स्पंज का निर्माण कर लेगा। तो अलैंगिक जनन की 3 विधियों को आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए कि इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन या जेम्यूलस के द्वारा होता है, जो अभी हमने आपको समझाया।
अगला पॉइंट है 15वां कि सभी स्पंज द्विलिंगी होते हैं लेकिन पर निषेचन होते हैं। द्विलिंगी मतलब समझिए कि बॉडी एक ही है, एक ही बॉडी में इसके दोनों लिंग होंगे, नर और मादा दोनों लिंग इसके एक ही बॉडी में होंगे। अभी जो ये फोटो आप देख रहे हैं, एक स्पंज ये है और दूसरा स्पंज इसके बगल में है। ये पहला स्पंज और ये दूसरा स्पंज, और एक के बॉडी में इसका नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। नर जनन अंग जो है शुक्राणु को पैदा कर रहे हैं और मादा जनन अंग जो है, इसके अंदर मादा जनन अंग जो है अंडाणु को पैदा कर रहे हैं। तो यह सब के सब द्विलिंगी होंगे, यानी एक ही शरीर में दोनों लिंग है, नर और मादा भी है। इस बातों को समझ गए। अब आगे इसके निषेचन के बारे में समझिएगा। द्विलिंगी है लेकिन पर निषेचन होता है, यानी अपना शुक्राणु अपने अंडाणु को निषेचित नहीं करते हैं। एक का शुक्राणु किसी दूसरे के अंडाणु को निषेचित करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है पर निषेचन। क्यों करेंगे? तो क्योंकि स्त्री पूर्वता अवस्था, जिसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस, पाई जाती है। तो अब प्रोटोगाइनस क्या है कि अब समझेंगे यहाँ पे कि इसके नर और मादा जो है अंडाणु पहले विमुक्त कर देगी, मादा जो है अंडाणु को पहले विमुक्त कर देगी और नर जो है इस शुक्राणु को बाद में विमुक्त करेगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी, यानी स्त्री पूर्वता। स्त्री पहले अपने गैमिट्स को छोड़ देते हैं। तो जिस समय इसका अंडाणु परिपक्व होता है, इसका अपना शुक्राणु नहीं हो सकता है, तो किसी दूसरे का शुक्राणु इसके अंडाणु को निषेचित कर सकता है और इसके शुक्राणु जो है किसी दूसरे को निषेचित करेंगे। इसलिए द्विलिंगी तो होते हैं लेकिन यह पर निषेचन होते हैं, क्योंकि अपना शुक्राणु अपने अंडाणु को निषेचन नहीं कर पाएगा। अब समझ गए होइएगा कि पर निषेचन क्या है, द्विलिंगी क्या है, क्यों पर निषेचन होते हैं, प्रोटोगाइनिक क्या है, स्त्री पूर्वता क्या है। यानी स्त्री के अंग पहले परिपक्व हो जाते हैं, स्त्री अपने गैमिट्स को, अंडाणु को पहले बना लेती है नर की अपेक्षा। तो जिस समय स्त्री अपने अंडाणु को बनाती है, नर से शुक्राणु आ ही नहीं सकता है, तो अपने में निषेचन नहीं करेगा। इसको निषेचन करने के लिए एक दूसरे स्पंज का सहारा लेना पड़ेगा, तभी यह लैंगिक जनन कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि स्पंजों में पुनरुद्भव की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भव समझिए कि जैसे हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स कट के गिर गया, इतना पर से एक्सीडेंट, मान लिया किसी का हाथ कट गया, तो खुद ब खुद उसके अंदर से हाथ फिर से कोशिका निकलेंगे, पूरे हाथ का निर्माण कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भव, यानी रीजेनरेशन। जैसे आप छिपकली को देखे होइएगा, उसकी पूंछ गिर जाती है और फिर से पूंछ जो है से नए पूंछ जन्म जाते हैं, तो उस छिपकली के पूंछ में पाई जाती है पुनरुद्भव की क्षमता। अगर छिपकली की सर को काट देंगे तो वह फिर से छिपकली का सर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके सर वाले कोशिका में नहीं होती है पुनरुद्भवन की क्षमता। लेकिन स्पंज के पूरे स्पंज में पाया जाता है पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी पूर्ण मतलब पुनः, रुद्भव मतलब उत्पन्न हो सकता है। जो भाग कट गया, गिर गया, लेस कर गया, उसको फिर से निर्माण कर सकता है। तो स्पंजों के पास एक अद्भुत क्षमता होती है। और सबसे अंतिम पॉइंट देखेंगे कि परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जब निषेचन हो जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु का, तो उससे निषेचन के बाद जब जीव का निर्माण होता है तो सीधे स्पंज नहीं बनता है, बल्कि लार्वा के रूप में बनता है। तो स्वतंत्र जीवी कैसा है, लार्वा अवस्था में बनता है। तो लार्वा अवस्था को एक नाम दिया गया है, जिस लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमूला। इसके लार्वा को क्या नाम है, एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमूला। अब इस लार्वा को समझिए आप, यहाँ पे देखिए, निषेचन के बाद बना एक जाइगोट अवस्था,
और यह जाइगोट अवस्था सीधे स्पंज जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बाद में इसका कायांतर होगा, रूपांतरण होगा, और रूपांतरण के बाद तब स्पंज जैसी रचना को बनता है। तो इसी अवस्था को बोलते हैं हम लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था। अगर यह एक सेल टूटता और सीधे स्पंज जैसी आकृति दिखाई देती तो यह लार्वा नहीं कहलाती, अप्रत्यक्ष नहीं कहलाती, बल्कि यह प्रत्यक्ष कहलाती, यानी सीधे स्पंज का निर्माण करता है। इसमें सीधे स्पंज का निर्माण नहीं करके इसके रूप बदलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। यानी लार्वा अवस्था, तब लार्वा अवस्था से स्पंज अवस्था आते हैं। देखिए भिन्न भिन्न अवस्था से गुजरते हुए तब अंतिम में यह स्पंज के जैसे आकार को लेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्पंजों का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के स्पंज होते हैं। तो हमने बेसिक में पढ़ा कि पोरीफेरा संघ में 10,000 जातियां पाई जाती है, और इन जातियों को कंकाल के आधार पर, इसमें पाए जाने वाले कंकाल के आधार पे 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। इसको 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। तो इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट से समझिए कि फाइलम पोरीफेरा है और इसके 3 क्लास है। किसके आधार पे बांटा गया? तो इसके कंकाल के आधार पे पाया गया। तो कंकाल के आधार पे पोरीफेरा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है कैलकेरिया, दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार इसका है हेक्सैक्टिनेलिडा, और तीसरा है डीमोस्पोंजी। यानी कैलकेलिया, हेक्साटिनेलिडा, डेमोस्पोंजी, यह 3 गो क्लास में बांटा गया है पोरीफेरा का। अब तीनों क्लास का हम विशेषताओं को देखेंगे एक एक करके। नीचे देखिए, पहला का नाम है कैलकेरिया, या इसका एक और नाम है कैल्सी स्पॉन्जी। कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी। अब कैलकेरिया या कैल्सी क्या है? कैलिक्स, ग्रीक लेटर है कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है लाइम, लाइम मतलब चूना, यानी इसका कंकाल तंत्र जो है लाइम, चूना का बना होगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी। इसके 5 विशेषताओं को, अब आपका प्रश्न जब पूछेगा कि पोरीफेरा क्या है, इसके वर्गीकरण को बताए या वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दे, तो हम इसके एक एक वर्गों को, इसके 4-5 विशेषताओं को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नंबर पूरा मिल जाएगा। तो चलिए पहला वर्ग से हम देखते हैं। वर्ग है कैलकेरिया। कैलकेरिया, कैलकेरिया ग्रीक लेटर से बना है। कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब होता है लाइम, लाइम का मतलब होता है चूना। तो इस वर्ग के सदस्य सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा ये एकल या निवही होते हैं। तो एकल और निवही तो सबका गुण है, और यह कैलकेरिया जो है केवल और केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनकी लंबाई सिर्फ 10 सेमी तक होती है, और इनके कंकाल CaCO3 से बनी कंटिकाओं का बना होता है, जिसमें अधिकांश कंटिकाएं त्रिस्तरीय होती है, कुछ 4 स्तरीय या शेष एक अक्षीय होता है। 3 विशेषताओं को समझ गए। चौथी विशेषताओं को समझे। नाल तंत्र एस्कॉन, साइकॉन या ल्यूकॉन प्रकार का होता है। अब एस्कॉन क्या है, साइकॉन क्या है, ल्यूकॉन क्या है, आगे हमको पढ़ना है। अभी केवल 3 नाम समझिए कि नाल तंत्र हमने देखा था, जल को आने वाला, जल को बाहर निकलने वाला, उस पूरे सिस्टम को नाल तंत्र बोले थे। तो वह नाल तंत्र भी 3 प्रकार के हैं, एक एस्कॉन टाइप का, एक साइकॉन टाइप का और एक ल्यूकॉन टाइप का होता है। और कीप कोशिकाएं, इसके अंदर की कीप कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती है। हमने अभी देखा था कीप कोशिकाएं कहाँ होगी, तो आंतरिक वाल में पाया जाएगा इसकी कीप कोशिकाएं, आंतरिक वाल में पाई जाएंगे कीप कोशिकाएं, और इसके उदाहरण हो जाएंगे ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन या साइफा। बस पहला कैलकेरिया में इतना ही हम लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब हम दूसरा इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेक्साक्टिलेनिडा या हाइलोस्पंजी।
इसको तोड़ दीजिएगा, अब नहीं बोलने में तोड़ दीजिएगा, हेक्साक्टिलीन लीडा या हाइलोस्पॉन्जी। तो जो भी आपको सुविधा हो बोलने में वो उस नाम को बोलिए। हिंदी में लिखना हो तो हूबहू इसका लिपि बदल दीजिए, हेक्सॉक्टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जी। तो हम केवल लिपि बदलते हैं, लेटर तो जो नाम दिया गया है ग्रीक वर्ड में, अंग्रेजी वर्ड में वही होगा, केवल लिपि हम उसको बदल लेते हैं देवनागरी में पढ़ने के आसानी के लिए। अब समझिए ये हेक्सैक्टिनेलिडा नाम क्यों पड़ा, तो ये भी ग्रीक लेटर से बना हुआ है। हेक्सा का मतलब होता है 6, एक्टिन का मतलब होता है रे यानी किरण, हाइलोस का मतलब होता है ग्लास, स्पंज का मतलब होता है स्पंज, इसकी जाति का नाम है। तो इसके पास 6 गो रे जैसी ग्लास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सैटिनेलिडा। अब इसके विशेषताओं को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये मध्यम आकार के होते हैं, इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, समझिए 1 मीटर तक हो सकती है। इनके शरीर का आकार फूलदान नुमा, कलश नुमा या प्याले नुमा होती है, होर को होती है कर दीजिए। कंकाल सिलिका से बनी 6 भुजीय कंटिकाओं का होता है, इसलिए ये रंगहीन, चमकदार एवं पारदर्शक होते हैं तथा ग्लास स्पंज कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट ऊपर में देखे होइएगा, 6 गो कोना का बना हुआ है, 6 भुजा का बना हुआ है किरण। देखिए, 1 भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, ये 5वीं भुजा और ये 6ठी भुजा। तो ये 6 भुजा का बना होता है। कैसी रचना है, तो रे किरण जैसी रचना है। और दिखता किसके जैसा है, तो ग्लास के जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सिटेनिलिडा। यहां तक 3 पॉइंट आपको हम बतला चुके हैं। चौथा में समझिए कि नाल तंत्र जटिल जैसे ल्यूकॉन प्रकार के होता है। और सबसे अंतिम में कीप कोशिकाएं सिर्फ अंगुलीकार कक्षों तक ही सीमित होती है। और इसके उदाहरण को याद रखेंगे, यूप्लेक्टेला या हाइलोनीमा। तो हम 2 वर्ग को पढ़ लिए। अब चलिए आज के क्लास में सबसे लास्ट वर्ग को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर इसका साइकॉन का अध्ययन हम अगले पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो सबसे अंतिम क्लास को पढ़िए जिसका नाम है डेमोस्पॉन्जिया। डेमस का मतलब होता है फ्रेम जोड़ स्पंज, समझिएगा, डेमोस स्पॉन्जी। तो डेमोस का मतलब होता है फ्रेम और स्पंज तो जाति का नाम है, तो इसलिए इसको हम नाम बोल दिए डेमोस्पॉन्जी। तो पहली विशेषता है कि अधिकांशतः समुद्री जल में, लेकिन कुछ जातियां अलवणीय जल में भी पाई जाती है। इससे 2 पहले वर्ग को पढ़े तो अलवणीय जल में नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसकी कुछ जातियां अलवणीय जल में भी पाई जाएंगे। इसका आकार छोटे से बड़े आकार के एकल निवही होते हैं, यानी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसमें कंकाल अनुपस्थित होता है, कंकाल इसमें है ही नहीं है। या सिलिका से बनी कंटिकाओं या गंधक युक्त प्रोटीन से निर्मित स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। नाल तंत्र रैगॉन या ल्यूकॉन प्रकार का होता है। कंटिकाएं यदि उपस्थित हो तो 1 या 4 रश्मियों वाली होती है। और इसका उदाहरण है यू स्पॉन्जिला और क्लिओना। बस 3 वर्ग को याद रखिएगा और सब में देखेंगे एक समान कॉमन लक्षण है। इन सभी 4 से 5 लक्षण को, और सबसे अधिक याद रखने वाली चीज़ है सबका उदाहरण। सबका उदाहरण हमको याद होना चाहिए, बस उदाहरण केवल याद रखना है, वर्णन अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। इसका पार्ट 2 यानी पोरीफेरा का पार्ट 2 बनेगा, जिसमें हम देखेंगे साइकोन का प्रारूपिक अध्ययन। जो साइकोन ऊपर में देखे हैं, एक एक करके जीवों को, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके शरीर में कहाँ क्या कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। जब इसके अध्ययन हो जाएंगे, साइकोन का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर अगला टॉपिक इसमें हमारा होगा
स्पंज के नाल तंत्र, और स्पंज के नाल तंत्र के साथ ही हमारा यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक पार्ट्स आज हमारा कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट्स बहुत जल्दी मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहे, और जो भी पीछे का क्लास है उसको बार बार देखिए, क्लास नोट बनाइए। प्रैक्टिकल के लिए कहीं से अलग कॉपी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं या पूछते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करें। जो भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही हो इसमें से ना, उस तस्वीर को आप बना दीजिए और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में वर्णन कर दीजिए। वही आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, वही आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार हो गई। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग को शुभ विदा।